नमस्कार दोस्तों। रसिया यार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये यार कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, मींस कि सोवियत यूनियन का पार्ट था। और जो यूएसएसआर 1991 में टूटा 15 अलग अलग देशों में, जैसे कि रसिया, इस्टोनिया, लैथविया, लिथानिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, लेमेनिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कायरेजिस्तान और ताजिकिस्तान, ये यार जो 15 देश है, इस देशों में जो है यूएसएसआर टूटा। इसी में से एक था रसिया, जो कि सबसे बड़ा, जो कि आज भी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और दूसरा यूक्रेन। ये जो दोनों देश है, ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था पहले, सोवियत यूनियन का। और यार रसिया अभी हाल फिलहाल में जो है, हमें ऐसा सुनने में आया है, न्यूज है कि 1 लाख से अधिक सोल्जर यूक्रेन के बॉर्डर पे रसिया मोबिलाइज कर दिया है। यार अगर देखोगे तो ऐसा नहीं कि हमारे, अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मीन्स कि इंडिया का जो पाकिस्तान से सीमा सटा हुआ है, वहां भी बहुत सारे सैनिक हैं, ठीक है। या आप चाइना की बात करो, बट यार ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि हम पाकिस्तान को इन्वेड कर दे, मीन्स पूरी की पूरी तरह से जो है कि इसको खत्म कर दे, पाकिस्तान नाम का कोई चीज ही नहीं बचे। बट यार रसिया के साथ क्या है कि रसिया जो है ये चाह रहा है कि यूक्रेन को दुनिया के नक्शा से खत्म कर दे, एकदम इसका नामो निशान मिटा दे। मतलब यार हम ऐसे कह सकते हैं कि यार ये कोई क्रॉस बॉर्डर टेंशन नहीं है, जैसे थोड़ा सा झड़प होता है ना किसी देश के बीच में, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी हो गया, चाइना के बीच में बहुत ही कम होता है, और इंडिया के बीच में, बट अभी हाल फिलहाल में 2020 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेंशन नहीं है, ये है इन्वेजन, मतलब इन्वेड कर देगा पूरे के पूरे, रसिया जो यूक्रेन को खत्म कर देगा, ठीक है। तो यार जो यूएसए है और जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये रसिया के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये रसिया को वार्निंग भी कर दिया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। बट जो चाइना है, ये रसिया के सपोर्ट में है कि नहीं नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका यार ये मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े देश हैं, ये यार एक साथ एलाइड हो गए हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे चाइना है, ये रसिया को सपोर्ट कर रहा है, फिर यूएसए, यूरोपियन कंट्री, ये रसिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब बड़े देश एक साथ है, दूसरे देश एक साथ है। इससे क्या यार निष्कर्ष निकलता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर यार हम छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाएं कि थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 1 को ही अगर हम रिकॉल कर लें कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ था, तो इसमें क्या था यार कि जो आर्क ड्यूक है, ठीक है, मीन्स कि फर्डिनांड, यार बहुत सारे इसके भी वजह हैं, जिसमें से कि यार जो फर्डिनांड रहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार रहते हैं, यही यार एक इकलौता ऐसा लोग रहता है जो कि वर्ल्ड वार नहीं हो, मतलब इसके कारण वर्ल्ड वार रुक सकता था। बट यार ये सेराजोवा एक जगह है, वहां घूमने जाते हैं और फर्डिनांड को 28 जून 1914 को इसको मार दिया जाता है, फर्डिनांड और इसके पत्नी को, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार रहते हैं। तो मारने के बाद जो है, और इसमें मारने में हाथ किसका रहता है, तो एक वहां का ब्लैक कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसका, और इसको मरवाने के पीछे जो कंट्री का हाथ रहता है वो रहता है सर्बिया, सर्बिया, ठीक है। तो यार जो ऑस्ट्रिया है, जिसको कि अभी हम जर्मनी के, मतलब जर्मनी नहीं बोल सकते, मतलब जो सर्बिया है, ठीक है, तो सर्बिया के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया युद्ध का घोषणा कर देता है 1 महीने के बाद। और यार ये युद्ध चल रहा था, इसका पीछे बहुत सारा कहानी है कि एलाइड पावर रहते हैं, फिर सेंट्रल पावर रहते हैं, ये सब आपस में गुपचुप तरीके से पहले ही जो है कि अपना संबंध बना लिए रहते हैं कि अगर मेरा कुछ, मतलब मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो तुम मेरा साथ देना, तुम्हारे ऊपर कोई करेगा तो हम आपके साथ देंगे। जैसे कि एलाइड पावर की हम बात करें तो रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यूएसए, ये सब रहता है। सेंट्रल पावर की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जिसको कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के नाम से जानते हैं, ओटमन एम्पायर, जिसको कि हम लोग तुर्की के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या था इसमें, क्या था कि सब लोग एक दूसरे से मिले हुए थे, और युद्ध हुआ मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में। लेकिन यार बहुत सारे देश इसमें आपस में जुड़ते चले गए, अमेरिका आ गया, जापान आ गया, रसिया आ गया, सबके सब आते चले गए, जर्मनी आ गया, और युद्ध पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ भी यही कंडीशन बन रहा है, ठीक है। तो यार जैसे अगर कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें कोई गलत नहीं है, कि जो जैसे कि इंडिया का हम बात कर ले कि 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश, इसका हम बात करते हैं तो ये भी यार एक ही कंट्री था, ठीक है। 1947 से पहले दुनिया के नक्शा में एक ही कंट्री माना जाता था, बट यार 1947 के बाद ये तीनों अलग अलग देश हो गए, ठीक है।
और यार अगर हम बात कर लें यूक्रेन की बात कर ले तो 1921 में जो लेनिन का नाम आप लोग सुने होंगे 9th-10th में, ठीक है, कि लेनिन की जो रेड आर्मी रहती है वो इन्वेड कर लेती है यूक्रेन को, मतलब यूक्रेन को फिर से वो कब्जा कर ले रहती है, मतलब कि जो कम्युनिस्ट रशियन रेवोल्यूशन हुआ रहता है उसके बाद में। और 1922 में यूएसएसआर इस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है, 1922 में। और यूएसएसआर एक्चुअली में क्या है कि यूनियन ऑफ 15 डिफरेंट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री, मतलब कि जो यार 15 अलग अलग देश हैं, ठीक है, उनके सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का कंट्री है एक तरह से। और यूक्रेन जो है, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूक्रेन जो है कि 1980 में, मतलब कि 1918 में आजादी हुआ रहता है और 1921 में उसको इन्वेड कर लिया जाता है, मतलब कि मात्र 3 साल पहले यूक्रेन आजाद हुआ रहता है और फिर से उसको इन्वेड कर लिया जाता है। बट यार बात आती है कि आजाद आखिर किससे हुआ रहता है, तो उससे पहले यार रशियन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, लेनिन के रेड आर्मी का जो उससे पहले रशियन एम्पायर के मतलब अधीन आता था यूक्रेन। अच्छा, और रशियन एम्पायर को जो है 1917 में ओवरथ्रोन कर दिया गया था रशियन रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, और यूक्रेन जो था वो रशियन एम्पायर का पार्ट था। अगर उससे भी अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें तो रसिया और यूक्रेन दोनों जो है रसिया एम्पायर का पार्ट था। अगर उससे भी पहले हम बात करें तो जो यूक्रेन है वो लिथुनिया और पुलिस एम्पायर जो है, पोलिस एम्पायर, उसका पार्ट हुआ करता था। मतलब यार इतना यार डीप में हमको जाने का जरूरत नहीं है, इतना कुछ समझने का जरूरत नहीं है, जो मेन मुद्दा है हम उसको समझने का कोशिश करते हैं। अगर यार हम बोले कि क्या 1991 में जो है कि यूक्रेन के अंदर जो है कि लगा कि नहीं चलो हमको अब इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए या ऐसा कुछ, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूक्रेन के लोगों को 1991 में ही लगा कि हमको आजाद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो 1918 में भी कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन हुआ जिसके बाद यूक्रेन को आजादी मिली थी। मतलब यार उससे पहले से जो है कि यूक्रेन के अंदर है कि नहीं, मतलब कि हम एक आजाद देश, मतलब आजाद रूप से रहना चाहते हैं, ठीक है। बट यार 1991 के बाद क्या होता है, क्योंकि 1918 ईस्वी में ही अगर हम देखोगे तो यूक्रेन जो है वो क्या होता है कि यूक्रेन को लगता है कि नहीं हमें आजादी चाहिए, क्योंकि 1918 में ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया रहा होगा, मतलब अपना रिवॉल्यूशन कर करके, और फिर उसके बाद जो है अपने आप को आजादी लिया होगा। वो अलग बात है कि लेनिन की रेड आर्मी इसको फिर से इन्वेड कर ली। तो 1991 में तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1991 में यूक्रेन के लोगों के अंदर आया कि नहीं चलो अब हमको हमेशा के लिए आजाद रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट 1991 के बाद क्या होता है कि जो यूक्रेन को लोग हैं वो यार कहते हैं कि मॉस्को को बना कम, मतलब यार हम लोग फ्रेंडशिप की तरह रह सकते हैं रसिया के साथ, बट अब यार टाइम आ गया है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ हम फोकस करें, ठीक है यार। लेकिन यूक्रेन के अंदर दो टाइप के लोग रहते हैं। एक तो लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि चलो हमको जो है कि अब यूरोपियन कंट्रीज की तरफ फोकस करना चाहिए, लेकिन जो अदर साइड के लोग रहते हैं वो यार उस टाइप के नहीं रहते हैं। उनका जो है कि सिंपैथी रहता है कि नहीं नहीं हम तो यार रसिया की तरफ जो है कि मतलब यार रसिया की तरफ लगाव रहता है, उनका रिलीजन सेम रहता है, क्रिश्चियन रिलीजन से रहते हैं, ठीक है। मतलब कि यार वो लोग स्लेविक कैटेगरी में आते हैं, उनका जो बहुत सारा कुछ कल्चर से लेके सब कुछ मिलता रहता है। और यार एक तरह से बोल सकते हो आप कि जो ये 1991 का जो ट्रेजेडी होता है जब यार 15 देश में टूट जाता है यूएसएसआर, ठीक है, तो जो सेकेंड कैटेगरी के लोग रहते हैं वो रहते हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, जो कि अभी रसिया के राष्ट्रपति हैं। उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है कि नहीं नहीं ये तो काफी गलत हो गया, क्योंकि सेकेंड कैटेगरी का लोग जो है कि वो अभी भी चाहते रहते हैं कि हम यार रसिया के साथ ही रहे, मतलब कि हम इंडिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन एक स्टेटमेंट देते हैं कि 25 मिलियन लोग को सडनली जो है कि कट ऑफ कर दिया गया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपूरणीय क्षति है, ठीक है, कि उसको यार इंडिपेंडेंट जो है कि देश बन गए, मतलब तो ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, हमारे धर्म, इन सब से जो है कि ये जुड़े हुए थे, ठीक है। और एक वेबसाइट है यार कर्मलिन की वेबसाइट, वहां का भी मतलब कि उस वेबसाइट पे मतलब कि एक बार पुतिन का स्टेटमेंट पब्लिश किया गया था कि जो ईस्टर्न यूक्रेन का जो पीपल है, मतलब कह सकते हैं कि वहां के वेबसाइट पे भी एक बार मतलब कि पब्लिश करते हैं कि ये जो है कि ये बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी है रसिया के लिए, ठीक है।
और यार जो ईस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं, मतलब कि जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं रसिया के, अगर हम उनका बात करें तो ये यार प्रो रसिया है, जो कि यार यूक्रेन के सपोर्ट में है, ठीक है, वहां के ज्यादातर लोग, मतलब जो मेजोरिटी पीपल है वो यार मतलब कि ऐसा है कि ये लोग मोस्टली सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, नहीं नहीं कि हम यूक्रेन की तरफ है। लेकिन अगर हम वहां के पॉलिटिशियंस की बात करें, ठीक है, तो वहां के पॉलिटिशियंस भी यार दो टाइप से बटे हुए हैं। एक है कि प्रो रसिया, जो कि पूरे पूरे रसिया को सपोर्ट करते हैं, और एक है प्रो यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोप को पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं हमको यूरोप की तरफ जाना चाहिए। अगर हम यार एक सर्वे की बात करें, 2017 के अंदर यार एक सर्वे हुआ था जिसमें यार कि 53% जो लोग हैं वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन मतलब कि करना चाह रहे थे, ठीक है, और 46% अगर हम लोग की बात करें तो यार ये चाह रहे थे कि हम लोग नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लें। अब यार नाटो अलायंस क्या है, ये यूएसए और यूरोपियन कंट्री को मिलकर के बनाया गया है। अगर सीधा से भाषा में हम समझें तो रसिया के विरुद्ध में बनाया गया है, ठीक है। उसी सर्वे में एक और सर्वे होता है जिसमें कि 27% यूरोपियन जो है ये नाटो के अगेंस्ट रहते हैं। मतलब कुल मिला के हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं कि 20 से 30% लोग जो हैं ये रसिया के फेवर में रहते हैं, ठीक है। और यार बात तब थोड़ा सा ये मतलब कि अलग हो जाता है, मतलब 1 मई 2004 की, ऐसे ही करते करते टाइम बीतते चला जाता है और बात आता है 1 मई 2004 की, जब यार यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक जो है कि बहुत ही हिस्टोरिक सा दिन आता है, ठीक है। मतलब कि कह सकते हो कि बहुत ही यूरोपियन कंट्री के लिए ना एक बहुत ही प्राउड मोमेंट या ऐसा कुछ कह सकते हो, क्योंकि 10 जो कंट्री है वो 10 नए कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में यार जुड़ जाते हैं, ठीक है। वो कंट्री कौन कौन से रहते हैं, तो चेक रिपब्लिक, साइप्रस, इस्टोनिया, माल्टा, स्लोवेनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और स्लोवाकिया। और यार 10 में से जो 8 कंट्री हैं वो फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री रहती हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री क्या होती है, ये यार या तो सोवियत यूनियन के पार्ट रहते हैं या उसी के इन्फ्लुएंस के अंदर, मतलब उसी के प्रभाव के अंदर आते रहते हैं। उसमें से जो 3 कंट्री है वो बाल्टिक कंट्री रहता है। बाल्टिक मतलब इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये मतलब बाल्टिक कंट्री कह सकते हो कि जिसका बॉर्डर रसिया के साथ मिलता हो, ठीक है। और यार ये जो है नाटो के भी पार्ट रहते हैं और यूरोपियन यूनियन के भी पार्ट रहते हैं। अब नाटो का अगर पूरा नाम बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल भाषा में अगर हम नाटो को समझो तो ये यार एक मिलिट्री अलायंस था जो कि एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए बना था कि अगर हमको कोई डिस्टर्ब करेगा तो मेरे से जो इस अलायंस में जो लोग जुड़े हुए हैं वो दूसरा देश हमको सपोर्ट करेगा, या उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो मतलब हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और यार उससे भी पहले की अगर हम थोड़ा सा बात कर ले, मतलब यार जब बोल सकते हैं कि यूरोपियन मतलब कि एक दूसरा मिलिट्री अलायंस की हम बात कर लेते हैं यूएसएसआर से पहले, ठीक है। तो वार्सो पैक्ट एक था जो कि ईस्टर्न साइड में, ये भी एक मिलिट्री अलायंस ही था जो कि ईस्टर्न साइड में था। बट यूएसएसआर का जब गठन हुआ तो इसको जो है कि बैन कर दिया गया। बट ये क्या बोल सकते हैं, इसको जो नाटो है इसको बैन नहीं किया जाता है, और नाटो में 30 मेंबर है कुल, ठीक है। और यार एक साइड में जो है कि अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया के एक साइड में तो यूरोपियन कंट्री है, दूसरे साइड में जापान है जो कि G7 और क्वाड ग्रुप का भी मेंबर है। और रसिया का जो बॉर्डर है उसका काफी लंबा सा हिस्सा फिनलैंड के साथ मिलता है, ठीक है। और फिनलैंड जो है नाटो का एक एक्टिव मेंबर तो नहीं है, लेकिन जो है कि उसका एक लीडिंग रोल करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब नाटो ऑर्गेनाइजेशन में एक लीड रोल ये भी प्ले करता है, उसका एक कंट्रीब्यूटर आप बोल सकते हो ये है। और यूक्रेन की अगर हम बात कर ले तो यूक्रेन तो भैया काफी लंबा बॉर्डर जो है कि शेयर करता है रसिया के साथ में। और अगर यूक्रेन जो है नाटो का पार्ट बन जाता है देन यार रसिया जो है कि ये चारों साइड से घिर जाएगा, ठीक है। मतलब हर एक साइड से रसिया घिर जाएगा, ठीक है। और इसीलिए रसिया जो है चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का पार्ट नहीं बने। और यार इसी के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से जो है ये बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से, मतलब ये 13-14 दिसंबर की अगर हम बात कर ले अभी हाल फिलहाल इसी ईयर की 2021 की ही, तो ये बात करते हैं। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनसे बात करते हैं। फिनलैंड के प्रेसिडेंट उनसे बात करते हैं, और सबसे एक ही मतलब सबको फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक ही शर्त है कि किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नाटो का पार्ट ना बनने दिया जाए, ठीक है।
तो यार अब मान लो कि हम यार कहेंगे कि राहुल जो है कि नेहा से प्यार नहीं करे, तो क्या लगता है कि राहुल मान जाएगा? राहुल के पापा कहेंगे कि बेटा नेहा से प्यार ना करो, तो क्या राहुल मान जाएगा? नहीं मानेगा। राहुल का जो मन होगा वही करेगा, ठीक है। तो यार ऐसा ही कुछ सिचुएशन है नाटो के साथ कि क्या नाटो मान जाएगा? तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है कि नाटो मान जाएगा। मतलब नाटो नहीं, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यूक्रेन मान जाएगा और नाटो, तो ये यार नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। और नाटो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता है कि जो यूक्रेन है ये कोई बच्चा तो है नहीं, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इसको अधिकार है अपना डिसीजन खुद लेने का, ठीक है। और यार सिंपल सा बात है कि जब नाटो और यूक्रेन राजी तो क्या करे पुतिन पाजी, ठीक है। कि जब ये दोनों राजी है, मतलब राहुल और नेहा राजी है, तो राहुल और नेहा के पापा कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। मतलब ये दोनों एग्री तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो यार अब पुतिन का भी कुछ तगड़ा सा स्टेटमेंट है। पुतिन कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब होता है ना कि मान के चलो कि नेहा के पापा अगेंस्ट में है, मतलब और राहुल के पापा कहें कोई नहीं कर लो बेटा, तो यार पुतिन कहते हैं कि ठीक है, या तो सीधा से मान जाओ। मतलब एक गांव देहात का देहाती सा कहावत है कि लात का जो देवता होता है ना वो बात से नहीं मानता है, ठीक है। तो पुतिन का भी कुछ ऐसा ही कहना है। पुतिन कहते हैं कि या तो तुम सीधा से मान जाओ, नहीं तो मनवाने तो हमें भी आता है, ठीक है। और यार उसके बाद पुतिन क्या करते हैं कि ईस्टर्न, और मतलब कि ईस्टर्न यूक्रेन की अगर हम थोड़ा सा बात कर ले तो ईस्टर्न यूक्रेन में प्रो रसिया लोग रहते हैं, जो कि रसिया के सपोर्ट में रहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि हम यूक्रेन से अलग होकर के रसिया के साथ मिल जाएं। और जो रसिया है ये सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है, मतलब कि जो यूक्रेन के बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, ईस्टर्न यूनियन के मतलब ईस्टर्न साइड में। बट इससे कुछ बात नहीं बनता। और यहाँ पे यार दो प्रोविंसेज स्टेट हैं जो कि है डोनेट्स्क और लुहांस्क, ठीक है। यहाँ पर ये लोग जो है कि प्रॉक्सी बार चलाते हैं और इसमें यार 14,000 लोग किल्ड हो जाते हैं, बट इससे कुछ फायदा नहीं मिलता। ऊपर से जो है कि रसिया यूक्रेन पे ही ब्लेम लगा देता है कि ये जो है जीनोसाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस सबसे यार कुछ भी बात नहीं बनता। अब हम बात करते हैं कि आज का सिचुएशन क्या है, अभी का सिचुएशन कि यार सेपरेटिस्ट ग्रुप को जब ये सपोर्ट करता है रसिया, ठीक है, बट इन सबको देखने के बाद भी एक चीज क्लियर हो जाता है कि यूक्रेन और नाटो का जो आपसी प्यार है राहुल और नेहा की तरह, तो यार ये जो प्यार है ये टूटने का नाम ही नहीं लेता है, ठीक है। तो रसिया जो है कि इतना अच्छा, मतलब इतना भी अच्छा कंट्री नहीं कि प्रेम से मान जाए। तो रसिया क्या करता है, अपना मिलिट्री जो है कि 1,00,000 से ऊपर लोगों को भेज देता है यूक्रेन के बॉर्डर पे, टैंक रेडी कर देता है, मिसाइल रेडी कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो यार ईस्टर्न, मतलब ऐसा भी नहीं कि बस ये ईस्टर्न साइड में मिसाइल या कुछ को रेडी किया जाता है, ये नॉर्थ साइड की बात कर ले, नॉर्थ ईस्टर्न साइड की बात कर ले, सब साइड से घेर देता है। मतलब यार रसिया यार अपने आप को शो करना चाहता है कि हम अब जंग के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या तुम रेडी हो, ठीक है। अब यार कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या ये रियल में सही है। ये सब तो हो सकता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे चाइना हम लोग को डराता है, हम लोग भी मतलब कि खड़े रहते हैं, वो भी खड़े रहता है, होता तो कुछ नहीं है। बट यार ऐसा नहीं है। रसिया इससे पहले जो है कि एक कांड कर चुका है 2014 में, ठीक है। क्रीमिया एक कह सकते हो कि यूक्रेन का ही एक यार टेरिटरी माना जाता है, यूक्रेन का एक स्टेट माना जाता है। क्रीमिया को 2014 में जो है कि रसिया जो है कि इन्वेड कर चुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रसिया सिर्फ धमकी दे रहा है, रसिया ऐसा काम कर चुका है, इसलिए यार ये पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसे ही करते 2013 की अगर हम थोड़ा सा बात कर ले तो 2013 में जो है कि यूक्रेन जो है कि ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन बोलता है कि ठीक है भैया तुम ज्वाइन कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कंडीशन तुमको फुलफिल करना होगा। कंडीशन क्या रहता है कि तुमको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना पड़ेगा। मतलब कि तुम हमें ये कह दो कि तुम हमें ये साबित कर दो कि तुम्हारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो आजाद हैं, जो मन वो कर सकते हैं, मतलब कि फुल फ्रीडम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था कि वहां की यार एक लीडर थी, मतलब अपोजिशन लीडर, जिनका नाम है यूलिया टीमोसेंको, ठीक है, यूलिया टीमोसेंको। तो इसको यार तुम रिलीज कर दो। तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो प्रेसिडेंट है वो फेवर में आ जाते हैं, पार्लियामेंट भी इस बात को मान जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में फेवर में हो जाता है। बट
मतलब संसद से बिल भी पास हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट यहीं पे आ जाते हैं फिर से पुतिन। मतलब रसिया का प्रेशर ऐसा रहता है कि वो यार क्या करते हैं कि कस्टम रेगुलेशन, मतलब जितना भी सामान का आयात होते रहता है सब कुछ रोक देते हैं। मतलब चौतरफा प्रेशर बनाने लगते हैं यूक्रेन के ऊपर कि हम तुमको कोई सामान नहीं देंगे, मेरे यहाँ से यार ट्रेड की बातें तो भूल ही जाओ कि हमारे यहाँ से कोई तुम ट्रेड कर पाओगे या कुछ भी कर पाओगे, हम तुमको किसी भी कीमत पे मदद नहीं करेंगे अगर तुम यूरोपियन यूनियन के पार्ट बन जाते हो तो, ठीक है। तो यार रसिया के जो प्रेसिडेंट सॉरी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो यार थोड़ा सा डर जाते हैं, रसिया के प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन रसिया एक और ऑफर उनको दिया रहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, मतलब कि तुम यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं बनते हो, तो हम तुम्हें रिवार्ड देंगे, पनिश नहीं करेंगे, $15 बिलियन देंगे। कैसे होता है कि जैसे होता है ना कि अपने मतलब लोग इंडिया में क्या होता है कि अपने बेटी का लोग शादी भी करो और शादी करने के बाद मतलब कि एक तरह से अपनी बेटी भी दो और ऊपर से दहेज भी दो, ठीक है, डॉरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, दहेज प्रथा। तो सिमिलरली कि तुम अगर ऐसा कुछ नहीं करो, रसिया बोलता है यूक्रेन को, तो हम तुम्हें $15 बिलियन हर साल गिफ्ट देंगे, तुमको गैस का रेट कम देंगे क्योंकि यूक्रेन में गैस का काफी बड़ा सा भंडार है, ठीक है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट रहते हैं यूक्रेन के, विक्टर यानु कोसिव, ठीक है, हो सकता है कि इसका नाम हम थोड़ा सा यार सही से नहीं ले, ठीक है, सही से नहीं ले पाए हैं, तो यार ये इनके दबाव में आ जाते हैं और ये साइन नहीं करते हैं उस जो बिल रहता है पार्लियामेंट, मतलब कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो साइन होने वाला रहता है उसको ये साइन नहीं करते हैं और उसको जो है कि बिल को हटा दिया जाता है कि नहीं नहीं हम साइन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वहां के लोग रहते हैं मतलब यूक्रेन के, वो कहते हैं अच्छा हम लोग को जो है कि यहाँ पे ये लोभ दिया जा रहा है, हम लोग इस लोभ के तो मानने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो 21 नवंबर 2013 को प्रोटेस्ट हो जाता है यूक्रेन के अंदर, काफी वायलेंस होता है, काफी ज्यादा लोग मरते भी हैं, ठीक है। और उसके बाद 30 नवंबर तक 2013 तक ये सब चीज चलता है, लोग और कंट्रोल में नहीं आते हैं। फिर 16 नवंबर को जो है कि सरकार बहुत सारे कानून पास कर देती है बिना कुछ सोचे समझे, जिसमें कि ब्लैक कानून रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया जाता है और भी एनजीओ सबको बंद कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ चलता है, बट यार वहां के जो लोग हैं वो मानते नहीं है और ये जो है कि काफी तेजी से जो है कि ये रिवॉल्यूशन चलते जाता है। और 2014 में जो है कि ये प्रोटेस्ट मतलब कि एक तरह से फरवरी के टाइम में वहां यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट रहते हैं विक्टर साहब, ये यार रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, इनको रिजाइन देना ही पड़ता है। और यार प्रोटेस्टर का डिमांड भी यही रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं, पेट्रो पोरोशेंको, ठीक है। और ये जो पेट्रो पोरोशेंको रहते हैं ये एक नया प्रेसिडेंट बनते हैं और ये यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेटी साइन भी कर देते हैं। मतलब 27 जून को जो है एसोसिएशन एग्रीमेंट की हम आपके पार्ट बन रहे हैं यूरोपियन यूनियन के, ये साइन कर देते हैं। और पुतिन यहाँ पे बहुत दुखी होते हैं, जैसे राहुल का प्यार अगर नेहा चली जाए, नेहा किसी और से शादी कर ले तो राहुल टूट जाएगा, सिमिलरली पुतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और ये बात जो है कि ये सह नहीं पाते हैं और मार्च 2014 के अंदर क्या करते हैं, ये जो है कि कौन सा देश रहता है, क्रीमिया को इन्वेड कर लेते हैं, ठीक है। और यूक्रेन के ठीक नीचे है क्रीमिया, ठीक है, यूक्रेन उसको अपना एक टेरिटरी मानता है कि ये मेरा ही पार्ट है। और उसके बाद ये चीज तो एक तरह से कह सकते हो कि इलीगल ही हुआ, किसी देश के ऊपर अपना ताकत के बल पे कब्जा कर लेना। और यार पूरा, और ये चीज साबित करने के लिए कि यूक्रेन मतलब जो क्रीमिया के लोग हैं ये अपने मर्जी से ऐसा किए हैं, ये जो है कि मिलिट्री भेज के वहां एक रेफरेंडम मतलब एक लोगों से कहते हैं कि तुम कहो, तुम बताओ कि क्या तुम जो है कि राजी हो कि नहीं तुम रसिया के साथ, मतलब तुमको फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं प्रेशरली। और वहां पर यार 97% जो है कि वोट जो है कि इनके फेवर में आ जाता है, मतलब ये दबाव के थ्रू करवा लेते हैं अपने ही मतलब पावर के थ्रू, बट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक्चुअल में यार एक मतलब कि 20% लोग ही इनके फेवर में रहते हैं, मतलब रसिया के फेवर में रहते हैं, ठीक है। तो यार इसी तरीके से अगर हम कह सकें तो मतलब सिंपल सा बात ये है कि अपने पावर के बदौलत मान करके चलो कि राहुल नहीं चाह मतलब नेहा नहीं चाह रही है, ठीक है, कि हम राहुल के साथ मतलब कि क्या बोल सकते हो उसको, आप रिलेशनशिप में रहो या कुछ भी, बट राहुल बहुत ही बड़ा पावरफुल लोग है, राहुल चाहता है कि नेहा को हम इन्वेड कर दें, नेहा के ऊपर कब्जा कर लें, ठीक है, जैसा कि, बट ऐसा कुछ जो है कि नेहा नहीं चाहती रहती है, तो यार ये चीज गलत है, ठीक है। तो सिमिलरली रसिया के साथ है, पुतिन जो है अपने पावर के बदौलत यूक्रेन को इन्वेड करना चाहते हैं। अब यार कोई देश है, कोई देश चाहता है कि नहीं भैया हम दूसरे के साथ खुश हैं, हम चाइना के साथ खुश हैं, हम अमेरिका के साथ खुश हैं, हम पाकिस्तान के साथ, भैया तुम जिसके साथ खुश हो उसके साथ जाओ, ठीक है,
क्योंकि जब अलग हो गया तो अलग हो गया। बट अब क्या ही कर सकते हो भाई, पावरफुल लोगों का बात ही कुछ अलग होता है। तो यार इसी तरीके से हम आपको वर्ल्ड वॉर 3 समझाने का कोशिश किए। ऐसा अभी कुछ दिन पहले का ये सिचुएशन है, तो इस पे हम आपको बताने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि यार ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।